हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया मॉडर्न शियांग वांग फैन फिक्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिम्सन ब्लू। ऑथर का नाम है चेरी वेस्के। ये वही ऑथर है जिन्होंने हायोरेथ लिखा था। ये फैन फिक्शन L3 में है एंड ऑफ कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये स्टोरी स्पेशल है क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे इस स्टोरी को सजेस्ट किया था एंड ये मॉडर्न शियांग वांग फैन फिक्शन है। आप लोग बहुत टाइम से मुझे शियांग वांग फैन फिक्शन के लिए डिमांड कर रहे थे, तो फाइनली आज हम ये स्टोरी शुरू करेंगे। ये स्टोरी शियांग वांग है, इसका मतलब विंग टॉप है लंचा बॉटम। एंड ये कोई अल्फा ओमेगा स्टोरी तो नहीं, बट हाँ यहाँ पर मेल प्रेगनेंसी दिखाया जाएगा। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी एंड आई होप इसे किसी और ने शेयर ना किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। वी वुशियान, जिसका बर्थ नेम है विंग, जो जियांग फैमिली का एडॉप्टेड सन है एंड उसका 2 सिबलिंग्स है, जियांग चैंग एंड जियान याली। उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स का नाम है जियांग फैनमिन एंड मैडम यू। हालांकि जियांग फैनमिन अभी इस दुनिया में नहीं है। जियांग फैमिली का एक फैमिली बिजनेस है जियांग टेक्सटाइल, जिसका बैकबोन है विंग। ओनर तो मैडम यू है, बट विंग ही इस बिजनेस को संभालता है। विंग के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद विंग का हालत बहुत खराब था एंड तभी उसी वक्त जियांग फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया था, जिसके लिए विंग जियांग फैमिली के सामने पूरी जिंदगी के लिए कर्जदार है। एक्चुअली वो तो यही मानता है, इसलिए मैडम यू एंड अंकल जियांग उसे जो भी करने के लिए कहते थे वो वही करता था एंड अभी भी वही करता है। वो कहीं भी उनके डिसीजन के सामने कोई सवाल नहीं करता। उसका यही मानना है कि उन लोगों ने उसे तब एडॉप्ट किया था जब वो स्ट्रीट में था, तो उसकी लाइफ अब उनके हाथों में है, वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें विंग को पसंद नहीं होता, बट फिर भी विंग इसमें कुछ कह नहीं सकता था। विंग के अंदर ये थॉट ऐसे ही नहीं आया था, उसके अंदर ये थॉट लाया गया था क्योंकि हर बात पे मैडम उसे याद दिलाती है कि विंग को अगर वो लोग एडॉप्ट नहीं करते तो शायद आज विंग का बहुत ही बुरा हालत होता। तो विंग उनके सामने कर्जदार है। विंग को भी याद है उसकी माँ उसे कहा करती थी, आइंग, हमेशा हर चीज़ों में पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करना। अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुम हर चीज़ों में पॉजिटिव साइड देखोगे तो तुम्हें ये वर्ल्ड और भी सिंपल लगेगा। ये वर्ल्ड उतना भी क्रूअल नहीं है, हम इन्हें क्रूअल समझते हैं। तो इस वर्ल्ड को अपने ओपन हार्ट के साथ प्यार करना और देखना ये वर्ल्ड भी तुम्हें वापस प्यार करेगा। हमेशा काइंड रहना, कभी भी क्रूअल मत होना। इनफैक्ट तुम्हें कितना भी हार्ड स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, तुम्हें कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कभी भी अपने काइंडनेस को मत छोड़ना। याद रखना, रोजेस में कांटे होते हैं, बट वो कांटे तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं होते हैं, वो कांटे होते हैं रोजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। विंग के माँ के इस थॉट के वजह से विंग कहीं भी किसी के साथ क्रूएल बिहेव नहीं करता। उसने बहुत स्ट्रगल किया है, उसका हार्ट बहुत बार टूटा है, उसे बहुत तकलीफ हुई है, बट वो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता था, अभी भी देखता है, क्योंकि उसे लगता है उसका लाइफ उसका नहीं है। अभी विंग का एज 25 है। उसे अपने पेरेंट्स के चेहरा तो याद नहीं है, बट 5 साल जब उसका एज था तब उसकी माँ ने क्या कहा था वो उसे याद है एंड वो उसे हमेशा याद रखेगा। जब भी विंग स्ट्रगल करता है या फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है, वो हमेशा इन्हीं वर्ड्स को याद रखता है। एंड आज जब वो मैडम यू के साथ घर पे डिनर कर रहा था, तब मैडम यू ने एक और डिसीजन बताया विंग को। ऑफ कोर्स वो डिसीजन एज यूजुअल विंग के फेवर में नहीं था, बट विंग की लाइफ को लेकर ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। अभी जियांग टेक्सटाइल बिजनेस थोड़ा बहुत तकलीफ से गुजर रहा है एंड अंकल जियांग का भी मौत हो चुका है, तो मैडम यू सोल ओनर है। मैडम यू ने कहा, हम जियांग टेक्सटाइल को ऐसे ही नहीं चला सकते, हमें इसे संभालने के लिए एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। एंड मेरे हिसाब से लांस एक बहुत ही अच्छा मर्जर्स होगा एंड वो लोग ये मर्ज तभी करेंगे जब उन्हें कोई स्टेबल राइट इंसेंटिव दिखेगा। जैसे ही विंग ने मैडम यू से इंसेंटिव वर्ड सुना, विंग समझ गया मैडम यू क्या कहना चाहती है। इसका मतलब मैरिज, क्योंकि सिर्फ मैरिज ही है जो एक सिक्योर अलायंस कर सकता है।
एंड एक वेल्दीएस्ट फैमिली के साथ कंपनी मर्ज करने का मतलब मैरिज ही होगा। यही सबसे सेफेस्ट एंड प्रॉफिटेबल इंसेंटिव होगा। वो ये सोच ही रहा था। मैडम यू ने कहा, हमारे प्रपोजल में पोटेंशियल है, तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मैच होगा। जैसे ही मैडम यू ने कन्वीनियंट कहा, विंग समझ गया इसका मतलब प्रॉफिटेबल, क्योंकि ऑफकोर्स मैडम यू उसके बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचती है। लास्ट 20 ईयर्स से विंग मैडम यू को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। वो उसके हर एक वर्ड के मतलब समझ जाता है। एंड वैसे भी गूसू कंपनी सिल्क मार्केट का एक बहुत ही लार्ज शेयर ओन करता है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मैडम ये सब बोल तो रही थी, बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इस चीज़ को मैडम ने नोटिस किया है, तो इसलिए मैडम भी कुछ टाइम के लिए चुप थी। ये देख के जैसे मैडम यू की तरफ विंग ने देखा, विंग ने कि मैडम यू उसे ही देख रही है, एंड वो साइलेंटली विंग के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रही है, जैसे वो हमेशा किया करती थी। मैडम यू ने कहा, ये इंसेंटिव तुम्हारे फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा आइंग। विंग मैडम यू को यू आई कह के बुलाता है। विंग ने कुछ कहा नहीं, वो बस चुपचाप अपने खाने के सामने बैठा हुआ था। विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देख के मैडम यू ने कहा, ठीक से खाना खाओ बेटा। मैं तो कभी कभी ये सोच के वरीड हो जाता हूँ कि अगर हम उस वक्त तुम्हें अडॉप्ट नहीं करते तो आज तुम कहाँ पर होते। एंड बस मैडम यू ने वही वेपन यूज किया जो वो हमेशा किया करती है। अब विंग को आदत हो चुकी है। देन मैडम यू ने कहा, एंड किसे पता, शायद ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही वर्दी कंपेनियन हो सकता है। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा दिखता है। एंड जैसे ही मैडम यू ने कहा वर्दी कंपेनियन, विंग समझ गया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि वो विंग के लिए वर्दी कंपेनियन है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान इस फैमिली के लिए वर्दी कंपेनियन है। आई मीन वो इंसान इस फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इस फैमिली को बहुत कुछ दे सकता है, लुक से हो, टैलेंट से हो, या फिर व्हाटएवर। इसका मतलब मैडम यू को उससे भी फ़ायदा होगा। एंड विंग को पता है कि जब मैडम यू ये सब कह रही है, वो उनसे ये सब पूछ नहीं रही है, उन्हें बता रही है, उन्हें अपना डिसीजन बोल रही है। तो विंग के पास रिफ्यूज़ करने का कोई मौका ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो विंग के पास राज़ी होने के अलावा और कुछ करने के लिए है भी नहीं। तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। मैडम यू ने कहा, प्रिपेयर्ड हो जाओ। इन केस अगर लान फैमिली ने कोई डेट अरेंज किया तो तुम्हें पूरी कोशिश करना होगा कि ये डेट सक्सेसफुल रहे एंड हमारे फेवर में रहे। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, जैसे अब कहे आई। मैडम यू ने नोट किया। देन मैडम यू ने विंग को उसके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड का फोल्डर सेंड किया एंड देन वो वहाँ से चली गई। विंग ने उस फोल्डर को ओपन किया। वो फोल्डर 5 पेजेस का था। उस फोल्डर में उसके वुड बी हस्बैंड का सारा डिटेल्स था, उसके साथ उसका फ़ोटो भी। इस फोल्डर को देखने के बाद विंग को पता चलेगा कि उसका वुड बी हस्बैंड कैसा दिखता है एंड वो क्या क्या करता है। उसका हाइट, वेट, एज, नेम, जॉब डिस्क्रिप्शन, सोशल स्टेटस, स्पेशल इंटरेस्ट, पास्ट फीलिंग्स एंड और भी कुछ। उसका सारा डिटेल्स इस 5 पेजेस में है एंड लास्ट पेज में उसका एक फ़ोटोग्राफ है। विंग ने अपने वुड बी स्पाउस, आई मीन वुड बी हस्बैंड का फ़ोटो देखा। विंग ने देखा कि उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को चूज़ किया गया है। वो अपने बेडरूम पे बैठकर यही फोल्डर देख रहा था एंड देन उसने अपने एक बहुत ही खास दोस्त को कॉल किया। उसका नाम है सियाओ सिंचेन। जैसे विंग ने इस वक्त उसे कॉल किया, सियाओ सिंचेन समझ गया कि वो किस बारे में, किस चीज़ के लिए कॉल कर रहा है। तो सियाओ सिंचेन ने कुछ पूछे भी नहीं कहा, लेट मी गेस, इस बार कौन है? तो विंग ने कहा, लान फैमिली के सेकंड सन लांग वांगजी। इस तरफ लांग वांगजी, जिसका बर्थ नेम है लानजान, वो लान फैमिली के सेकंड सन है। उसका एक अंकल है जिसका नाम है लान कुरेन एंड एक बड़ा भाई है जिसका नाम है लान सिचेन। उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उनके बिजनेस को लान कुरेन एंड लान सिचेन ही संभालता है। हाँ, लंजा के भी इस बिजनेस में शेयर है, बट लंजा को बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना अलग ही जॉब करता है।
लान फैमिली एक छोटा फैमिली है बट बहुत ही अच्छा फैमिली है। वो लोग एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। उन सब का अलग अलग इंडिपेंडेंस है। लान कुरेन ने कभी भी शादी नहीं किया है, वो सिंगल है। उन्होंने अकेले ही उनके दोनों नेफ्यूज को बड़ा किया है। बट लान सीजन का अपना लवर है, निये मिंगजुए। लान फैमिली एंड निये फैमिली बचपन से ही कनेक्टेड है, तो दैट्स वाई लंजा का बेस्ट फ्रेंड है निया हुसैन। सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, ओनली फ्रेंड भी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग किसी का भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, बट पिछले कुछ महीनों से लान कुरेन लंजा के लिए डेट अरेंज कर रहे हैं। लंजा को इसका रीजन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल था। उनके अंकल को उनके लव लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट सडनली अंकल लंजा के लिए ऐसे डेट अरेंज कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। लंजा को ये चीज़ बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। जब भी लंजा किसी भी डेट के लिए मना करता था, अंकल से यही कहते थे, सिर्फ एक डेट ही तो है, करने में क्या जाता है, कोई हार्म तो नहीं होगा। एंड वो लोग ये सब बातें हमेशा मील टाइम में ही करते थे। I mean, खाते वक्त तो बात नहीं करते थे, बट खाने के बाद किया करते थे। ये सब बातों के टाइम जेबोजुन भी वहाँ पर रहा करते थे, बट वो कुछ कहते नहीं थे। एंड हमेशा डेट के बाद अंकल लंजा को एक प्लीडिंग लुक दिया करते थे। दैट्स वाई लंजा अंकल को मना भी नहीं कर पाता था। तो लंजा कहता था, सिर्फ 1 डेट अंकल। एंड तब अंकल कहते थे, इसे डेट समझने की ज़रूरत नहीं है आजान, तुम इसे एक नॉर्मल आउटिंग ही समझ लो। एंड दैट्स इट। पिछले कुछ महीनों से ऐसा ही हो रहा है। लंजा डेट पे जाता था एंड पोलाइटली रिजेक्ट करता था, एंड इसके बदले अंकल कोई सवाल भी नहीं करते थे। अगर लंजा रिजेक्ट करता था तो अंकल कोई और अरेंजमेंट कर लेते थे, किसी और को ढूंढ लेते थे। ये सब शुरू हुआ लगभग 2 साल पहले। उससे पहले अंकल को उनके लाइफ में, स्पेशली उनके लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2 साल पहले जेबोचुन ने अंकल को इन्फॉर्म किया कि वो निये मिंगजुए से प्यार करते हैं एंड उनका रिलेशनशिप है। तो अंकल ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। एंड उसके बाद कुछ टाइम बीत भी गया, एंड सडनली कुछ टाइम बाद अंकल लंजा के लिए ऐसे मैच मेकिंग आंटी बन गए। शुरू में लंजा को लगता था कि अंकल उसके लव लाइफ में इसलिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि जेबोचुन ने ऑलरेडी अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है, तो शायद दैट्स वाई अंकल लंजा को हेल्प कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। लंजा को बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। एक दिन लंजा सुबह ब्रश कर रहा था एंड तब उसे रियलाइज हुआ कि कुछ हफ्ते पहले कुछ हुआ था, जिसकी वजह से ही शायद अंकल ये सब कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले उसके भाई का बर्थडे था। एंड ऑफ कोर्स लान फैमिली के अंदर अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही बुरा है। वो लोग अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर पाते, स्पेशली लंजान। तो लंजा ने बहुत सालों तक अल्कोहल पिया नहीं था, बट पता नहीं क्यों उसने उसी दिन को चूज़ किया अपने अल्कोहल टॉलरेंस को टेस्ट करने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका अल्कोहल टॉलरेंस इतने सालों के बाद भी ठीक नहीं हुआ था। वो ड्रिंक करते ही इतना ड्रंक हो गया कि उसे खुद नहीं पता था उसने क्या किया है, बट उसे इतना पता था कि उस दिन के बाद से कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। उसकी तरफ अंकल का बिहेवियर, अंकल के ऐसे मैच मेकिंग बनना। एंड जब भी लंजा एब्सेंट रहता था, अंकल एंड जेबोचुन ऐसे विस्पर करते हुए आर्ग्यू करते थे। एंड जैसे ही लंजा वहाँ पर पहुँचता था, वो दोनों चुप हो जाते थे। एंड ऑफ कोर्स लान फैमिली कुछ छुपाने में एंड झूठ बोलने में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बिल्कुल अल्कोहल की तरह। तो ये सब देखते हुए एक दिन लंजा ने पूछ ही लिया अपने भाई एंड अंकल से कि उसने ड्रंक होने के बाद क्या किया था। तो जेबोचुन ने एंड अंकल ने दोनों ने ही झूठ बोला था। उन दोनों ने सेम टाइम में डिफरेंट आंसर दिया। जेबोचुन ने कहा, तुमने अंकल से चॉकलेट मांगा था, एंड सेम टाइम में अंकल ने कहा, तुमने अपने आप को रैबिट्स के सामने एम्बेरस किया था। एंड दैट्स इट। लंजा समझ गया था कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। लंजा को याद नहीं था कि उसने एक्चुअली क्या किया था कि जिसकी वजह से उसके टफ कोल्ड अंकल सडनली एक मैच मेकिंग आंटी बन गए। एंड तब से लंजा का लाइफ बिल्कुल हेल हो गया है, क्योंकि अंकल कंटिन्यू लंजा के लिए मैच मेकिंग करते रहे। क्योंकि लंजा को किसी की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी और का प्यार या फिर किसी और का इंटरफेरेंस उसके लाइफ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो जैसा है ठीक है, उसे अपने इंडिपेंडेंस पसंद है। ऐसी बात नहीं है कि उसे ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता। एक्चुअली लंजा की फैमिली उससे बहुत प्यार करता है। I mean, यही उसकी लाइफ का होल पॉइंट है।
उसका भाई, उसके अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं एंड दैट्स वाई उसका फ्रेंड निया हुसैन उसे टीसिंगली बुलाता है डार्लिंग यंगर सन। जो जानता है कि वो जितना प्यार उन लोगों से करता है वो लोग उससे भी ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। एंड लंजा को बहुत ही सेफ फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट अपने लाइफ में किसी अननोन पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे भी लंजा के अंदर इसको लेकर ज़्यादा होप नहीं है। लंजा जानता है कि वो कोई अप्रोचेबल पर्सन तो है नहीं, वो बहुत ही कोल्ड पर्सन है। इनफैक्ट निया हुसैन भी उसका दोस्त है सिर्फ फैमिली की वजह से। वो लोग एक साथ बड़े हुए हैं, दैट्स वाई निया हुसैन उसका दोस्त है। उनका एज भी सेम है एंड निया हुसैन खुद अप्रोचेबल है एंड दैट्स वाई निया हुसैन उसका ओनली दोस्त है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं लंजा को पता था कि अगर उसे लाइफ में कहीं भी शादी करना पड़ा तो उसका शादी लव के लिए नहीं होगा, उसका शादी बिजनेस की वजह से हो सकता है। लंजा को पूरा बिलीफ था कि वो किसी से प्यार कर नहीं सकता, अगर वो कर भी पाएगा तो फिर कोई और उससे प्यार नहीं करेगा। एंड लंजा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वैसे भी अगर लंजा किसी डेट को मना करता तो अंकल उससे सेकेंड डेट के लिए फोर्स भी नहीं करते थे, वो उसके लिए किसी और को ढूंढ लाते थे। लंजा का डिसीजन ही उनके लिए फाइनल डिसीजन होता है। तो ऐसे ही लाइफ बीते जा रहा था एंड सडनली एक दिन लानकुरेन ने उन दोनों भाइयों को उनके स्टडी रूम पे बुलाया एंड लंजा के पहुंचने से पहले ही लंजा का भाई वहां पर पहुंच गए थे। जब लंजा उस रूम पे जा रहा था, लंजा को रूम के अंदर से लानकुरेन एंड लान सीजन का आर्गुमेंट सुनाई दे रहा था, जो कि बहुत ही रेयर है। जेबोचुन कभी भी ऐसे आर्गुमेंट नहीं करते हैं, अगर करती भी हैं तो वो बहुत ही पोलाइट स्माइल करते हुए करते हैं। बट आज कुछ डिफरेंट था। आज जेबोचुन बहुत ही फ्यूरियस थे, एट द सेम टाइम अंकल भी फ्यूरियस थे। वो दोनों रियल आर्गुमेंट कर रहे थे। जेबोचुन कह रहा था हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। इस बार जेबोचुन का टोन बहुत ही फ्यूरियस था। जेबोचुन ने कहा हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं एंड अगर ज़रूरत पड़ा हम एक्सपेंसेस कट कर देंगे एंड हम ये सब उनके बिना ही कर सकते हैं। हमें उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अंकल, हमने इसके बारे में पहले ही बात किया है। बट अंकल ने उसके भाई के रीजंस के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। अंकल ने कहा ये प्रोपोजिशन वांग जी के लिए है, तो मैं उसके मुंह से उसका डिसीजन सुनना चाहूँगा। देन अंकल ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने जियांग फैमिली के एडॉप्टेड सन विवुशियन के साथ लंजा का मैरिज डिसाइड किया है। I mean, अभी के लिए फिक्स किया है, बाकी लंजा के ऊपर है। ऑफ कोर्स वो लंजा को फोर्स नहीं करेंगे, बट वो लंजा के आंसर सुनना चाहते थे, उसका डिसीजन सुनना चाहते थे, जैसे कि हुआ करता है। एंड लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, क्योंकि ये टॉपिक बाकी टॉपिक की तरह नहीं था। ये मैरिज, ये डेट बाकी डेट की तरह नहीं था। उसके अदर डेट्स नॉर्मल हुआ करते थे, बट इस बार एटमॉस्फेयर बहुत ही डिफरेंट था। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा हार्श था, क्योंकि इस बार लिटरली इस बात को लेकर जेबोचुन एंड लानकुरेन आर्ग्यू कर रहे थे। तो लंजा अपने माउथ को ओपन कर रहा था एंड क्लोज कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, उसे क्या कहना चाहिए। तो लंजा ने कुछ टाइम बाद कहा मुझे लगा था कि आपको जियांग फैमिली के सन्स उतना पसंद नहीं है, क्योंकि लंजा को याद है अंकल ने एक बार कहा था कि जियांग वाइनिन बहुत ही टफ है, काइंड ऑफ रूड है, एंड जियांग फैमिली के एडॉप्टेड सन विवुशियन जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने अकेले जियांग कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, एक एम्पायर बना दिया है। कहीं ना कहीं अंकल के जजमेंट के हिसाब से विवुशियन थोड़ा बहुत मैनरलेस है। दैट्स वाई अंकल जियांग फैमिली के किसी भी बेटे को पसंद नहीं करते। तो सडनली लंजा के मुंह से ये सब सुन के अंकल थोड़ा बहुत चौंक गए थे, शायद उन्होंने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अंकल ने कहा वेल, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बात झूठ है। I mean, वो सच में टेरेबल मैनरलेस है। ये बोलने के बाद कुछ टाइम बाद अंकल ने शाय की और कहा वांग जी। इस बार अंकल का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। अंकल ने कहा आई होप तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही किसी के साथ टाई अप नहीं कर दूंगा, है ना। एंड लंजा अंकल की इस बात का मतलब समझता है। अंकल उससे ये पूछ रहे थे कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये क्वेश्चन लंजा के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। I mean, इसमें ट्रस्ट कहाँ से आ गया। I mean, उन दोनों भाइयों को पता है कि अंकल ने अपने लाइफ की अब बेस्ट पार्ट उन दोनों भाई के ऊपर
डेडिकेट किया है, उन दोनों भाइयों को बड़ा किया है। एंड आज से पहले लंजा के लिए अंकल ने जितना भी डेट फिक्स किया था, उनके लिए अंकल ने लंजा को ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे कंसर्न नहीं दिखाया था जो वो आज दिखा रहे थे। तो इसका मतलब ये अंकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। एंड अंकल को अच्छे से पता है कि अगर वो लंजा से ऐसे बात करेंगे तो लंजा उसे कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा, स्पेशली जब बात बिजनेस के ऊपर हो। बट जो भी हो, आज लंजा को अंकल से पूछना ही होगा कि उस दिन ड्रंक होने के बाद उसने एक्चुअली अंकल से क्या कहा था कि अंकल उससे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उसके लिए ऐसा मैच मेकिंग कर रहे हैं। तो लंजा ने पूछा, उस रात को मैंने एक्चुअली आपको क्या कहा था। इस बार लंजा के वॉइस में एक डिस्परेशन था। वो एक्चुअली जानना चाहता था, वो जानना चाहता था कि अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है उसके लेकर। एंड सडनली ये क्वेश्चन सुन के अंकल पहले चौंक गए। एंड देन उन्होंने कहा, वांग जी, अगर मैंने तुमसे ये कहा कि उस दिन तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था उसके साथ मेरे आज के क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगे। लंजा सोच रहा था, ऑफ कोर्स वो करेगा, क्योंकि वो लोग झूठ नहीं बोलते। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि लंजा का क्वेश्चन अंकल ऐसे डॉज कर सकते हैं। कि लंजा ने कहा, दिन क्या बात है, क्या मैं आपके ऊपर इतना बर्डन हो गया हूँ, क्या आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये बोल के लंजा सोच रहा था कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उनका एक बहुत ही बड़ा फैमिली बिजनेस है जिसमें उसका अंकल उसका भाई काम करते हैं, बट उन लोगों ने कभी भी लंजा को काम करने के लिए फोर्स नहीं किया है। हालांकि बिजनेस के एक लार्ज पार्ट लंजा खुद ओन करता है। इस बिजनेस का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट लंजा का है, बट स्टिल लंजा उसमें काम नहीं करता। एंड इसके लिए उन लोगों ने कहीं भी उसे कुछ कहा नहीं है। लंजा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अलाउड था, वो अपने करियर को चॉइस करने के लिए अलाउड था। एंड दैट्स वाई वो टीचर है, जो वो बचपन से होना चाहता था। वो बच्चों को पढ़ाना चाहता था एंड वो वही कर रहा है। दिन सडनली क्या हो गया कि ये सब चेंज हो रहा है। लंजा के इस क्वेश्चन से जेवोचुन ने एक शार्प ब्रेथ लिया एंड लंजा के लिए ये एक स्लैप की तरह था। उसने अंकल की तरफ देखा तो अंकल शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने इस क्वेश्चन का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अपने सपने में भी नहीं। वो इतना शॉक्ड एंड हर्ट दिख रहे थे कि लंजा को बुरा लग रहा था। कुछ टाइम बाद अंकल ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है दिन में नेगोशिएट कर सकता हूँ, हम वुईवुशियन को यहाँ पर मूव इन कर लेंगे। तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, वुईवुशियन यहाँ पर आकर रहेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस प्रपोजल से जियांग फुरेन राजी होंगी एंड इसमें सहमति देंगी। हालांकि लंजा को ये बात पता है, लंजा जानता है कि टिपिकल मैरिज अलायंस कैसे काम करता है। वुईवुशियन लंजा की तरह नहीं है। लंजा बिजनेस नहीं करता, बट वुईवुशियन उनके फैमिली बिजनेस का की रोल है, बैकबोन है। एंड उनका शादी सिर्फ बिजनेस की वजह से हो रहा है, उन दोनों कंपनी को मर्ज करने के लिए हो रहा है। तो लंजा ने सॉफ्ट वॉइस के साथ पूछा, इस मर्जर की क्या ज़रूरत है। अंकल ने शाय करते हुए कहा, जियांग फुरेन का यही प्राइमरी कंडीशन है। अंकल के टोन में एक हेल्पलेसनेस था। इससे पहले लंजा कुछ पूछ पाता, उसके दिमाग में अंकल की वही बात घूम रहा था, अंकल का वही क्वेश्चन घूम रहा था। अंकल ने उससे पूछा था कुछ टाइम पहले कि आई होप तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही किसी को टाई अप नहीं कर दूंगा, राइट। तो लंजा समझ गया था कि अंकल के लिए ये बिजनेस मर्जर इम्पोर्टेंट नहीं है, अंकल के लिए वुईवुशियन इम्पोर्टेंट है। वो चाहते हैं कि लंजा वुईवुशियन को डेट करे। उनके लिए कंपनी का मर्जर फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ वुईवुशियन चाहिए था। तो लंजा ने कहा, बट आपने कहा था कि वो एक बहुत ही टेरेबल मैनरलेस है। लंजा थोड़ा बहुत कंफ्यूज था। तो अंकल ने कहा, तुम जितना चाहे टाइम ले सकते हो सोचने के लिए, मैं बस तुम्हें यही कहूँगा कि एक बार डेट कर ट्राई करो, उससे बात करो, उससे मिलो एंड देखो कैसा लगता है। तुम जानते हो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एंड देन ये डिस्कशन वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। हालांकि लंजा का डाउट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत कन्फ्यूजन्स था। एनीवेज लंजा को अपना माइंड क्लियर करना है एंड थैंक गॉड आज संडे था। तो वह अभी रनिंग के लिए जाने वाला था, तो वह अपने रनिंग शूज़ पहन रहा था, तभी जेवोचुन उसके दरवाजे पे नॉक किया।
ज़ेबोचुन ने स्माइल के साथ पूछा, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? लंजन ने अपने हेड को शेक किया। देन ज़ेबोचुन ने एक हार्ड वॉइस के साथ कहा, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान ने कितना एकम्प्लिश्ड किया है। मैं इस बात को यहाँ पर ही ख़त्म कर दूंगा अगर तुमने मुझे करने के लिए कहा तो। तुम्हें बस कहना है वांग जी, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, ठीक है? लंजन ने नोट किया, वो सच में इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता है। देन लंजन ने अपना लैपटॉप ऑन किया। वहाँ पर अंकिल ने विवुशियन के फोल्डर भेजा था जहाँ पर विवुशियन के सारे डिटेल्स एंड फोटो रहेगा। लंजन उसे ऑन किया। उसने विवुशियन को देखा एंड फोटो देखते ही लंजन ने देखा कि विवुशियन का काइंड आइज बहुत ही स्वीट एंड ब्राउन कलर का था, बिल्कुल हनी की तरह। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड उसका स्माइल बिल्कुल जेन्युइन दिख रहा था। वो दिल खोल के स्माइल कर रहा था। देखकर ही लग रहा था कि ये फोटो उसके अनजाने में लिया गया है। विवुशियन होल हार्टेडली स्माइल कर रहा था। ये देख के लंजन सोच रहा था कि इस इंसान के चीक्स में दर्द नहीं होता। लंजन उसके फोटो को बस देखे ही जा रहा था। एनीवेज कुछ टाइम बाद उसने फोल्डर को ऑफ किया एंड वो घर से निकल गया। वो रनिंग करते हुए उनके एनिमल शेल्टर में चला गया। सिर्फ वहाँ पर ही जाके उसे शांति मिलता है। उस शेल्टर का रिसेप्शनिस्ट मियान मियान है। लंजन को टेंस देखकर मियान मियान ने पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? तो लंजन ने नोट किया एंड वो अपने फेवरेट प्लेस में चला गया। वो प्लेस है रैबिट हच। ये प्लेस उसके लिए वर्ल्ड का फेवरेट प्लेस है एंड सच में वहाँ पर जाते उसका सारा टेंशन गायब हो गया क्योंकि वो बनीज के साथ खेलने लगा। वो बनीज उसके ऊपर उठ रहे थे, कोई उसके कंधों के ऊपर था, कोई उसके हेड के ऊपर था, कोई उसके लैप के ऊपर था एंड लंजन को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड तभी उसने वहाँ पर अपना फेवरेट रैबिट को देखा जिसका नाम है बाओ बाओ। उसको लंजन ने खाना खिलाया। वो लंजन का फेवरेट रैबिट है। वो सारे रैबिट्स ऐसे ही खेल रहे थे एंड उसके ऊपर ऐसे ही चढ़ रहे थे। ये देखे पीछे से किसी ने कहा, तुम्हारे रैबिट कितना ग्रीडी है। लंजन ने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि ये कौन बोल रहा है। लंजन ने शाय किया और कहा, ये मेरा फेवरेट रैबिट है। इसे लोगों से गुड बिहेवियर का आदत नहीं है। जो लोग एफेक्शन से अनयूज्ड हैं एंड जब उन लोगों को एफेक्शन ऑफर किया जाता है तब वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही ग्रीडी हो जाते हैं। ये बोलते हुए लंजन सोच रहा था कि शायद इसीलिए बाओ बाओ उसके लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बाओ बाओ एंड वो बिल्कुल सेम है। उन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है एंड दैट्स वाई वो उसके साथ इतना रिलेट कर पाता है। लंजन जानता है कि उसका बाओ बाओ ग्रीडी नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत स्केयर्ड है एंड थोड़ा स्टबर्न है। जैसे लंजन हुआ करता था जब वो 5 साल का था। वो तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक अंकल खुद उसे अपने हाथों से खाना ना खिला दे। वो तब तक स्कूल में नहीं जाता था जब तक अंकल उसे ये प्रॉमिस नहीं करते थे कि वो विंडो के बाहर ही है एंड उसे देख रहा है। ये सब मेमोरी उसके हार्ट में बहुत ही हेवी फील हो रहा था। ये सब सोचते हुए वो बाबा के ऊपर अपने हाथ को फहरा रहा था। सोच रहा था अंकल इतना इजी पर्सन नहीं था। जब लंजन छोटा था उनके घर में बहुत सारे डिसिप्लिन्स, बहुत सारे रूल्स एंड कोई भी फन नहीं था। बट देन ओवरनाइट उसके अंकल एक सिंगल फादर बन गए उनके लिए। शायद फादर बनना उनकी लाइफ के प्लान में भी नहीं था, बट उन्होंने इन सारी चीज़ों के साथ इतनी इजीली डील किया कि जैसे वो सच में एक नॉर्मल फादर है। लंजन को पता है कि अंकल ने पूरी कोशिश की उन्हें सब कुछ देने का, उन्हें सब कुछ बेस्ट देने का। लंजन को याद है कि अंकल सच में बहुत ही टफ हुआ करते थे, बट फिर भी जब लंजन छोटा था एंड उसे नाइटमेयर आया करता था, वो दौड़ के अंकल के पास जाता था एंड उसके बेड पे चढ़ जाता था एंड अंकल उसके लिए स्पेस भी बना देते थे ताकि लंजन वहाँ पर ठीक से सो पाए। जब लंजन किंडरगार्टन में स्टडी करता था तब अंकल विंडो के बाहर ही रहते थे जैसे कि उन्हें प्रॉमिस किया था एंड अंकल उसे वहाँ से ही देखते थे। लंजन जानता है कि कभी कभी अंकल के डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर उनके इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। तो अंकल के ऊपर ट्रस्ट करना ऑफ कोर्स ईजी है। वो दोनों भाई अंकल को बहुत ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि अंकल जो कुछ भी करेंगे उनके भलाई के लिए ही करेंगे। तो यही सोचते हुए उस दिन रात को डिनर करते वक्त अंकल ने उन दोनों भाइयों को ग्रास जेली पुडिंग का स्मॉल पोर्शन सर्व किया। उन्हें देख कैसा लग रहा था जैसे कि ये करके वो सुबह के लिए उन दोनों से माफ़ी मांग रहे हो। एंड तभी लंजन ने उन्हें इन्फॉर्म किया
कि वो विंग से मिलने के लिए राजी है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। इस फ्लैशबैक में हम देखेंगे कि जेवजुन के बर्थडे के दिन जब लंजा ड्रंक हुआ था तब एक्चुअली क्या हुआ था कि लंजा के अंकल का बिल्कुल इंटेंशन ही चेंज हो गया एंड वो एक मैच मेकर बन गए। जेवजुन के बर्थडे के दिन पार्टी हो रहा था, सब लोग पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे एंड लंजा ने सोचा कि वो आज ही अपने अल्कोहल के टॉलरेंस को टेस्ट करेगा एंड ये उसका बैड आइडिया था। उसका अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही पैथेटिक था। सिर्फ एक सिप पीते ही वो बिल्कुल ड्रंक हो गया। वो एक्सट्रीमली ड्रंक हो गया था। ड्रंक होने के बाद जब वो डाउनस्टेयर्स में आया तब उसने देखा कि अंकल ऐसी नॉर्मल क्लीनिंग कर रहे हैं, वो बिजी हैं। वो क्लीनिंग कर रहे थे, कपड़ों को फोल्ड करके रख रहे थे। तभी ड्रंक लंजा उसके पास आए। लंजा ने पूछा, अंकल आपने कहीं भी शादी क्यों नहीं किया? अगर लंजा सोबर होता तो वो ये क्वेश्चन कहीं भी सपने में भी नहीं पूछता। अंकल ने कपड़े फोल्ड करते हुए कहा, कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये बोलने के बाद अंकल ने लंजा की तरफ देखा। अंकल ने कहा, तुम इतना ड्रंक हो कि तुम कुछ टाइम से 30 मिनट से नॉर्मल लाइट को देखकर हंस रहे थे। चलो तुम बेड पे चलो, तुम्हें सोने की जरूरत है। तो लंजा ने अंकल की तरफ एक आइस करके देखा तो अंकल ने कहा, नहीं मुझे ऐसे मत देखना, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें सोने की जरूरत है। ये बोल के अंकल ने लंजा के ऊपर एक ब्लैंकेट रैप किया एंड वो उसे लेके जाने लगे। लंजा ने पाउट करते हुए पूछा, कि आपको कहीं भी अकेला फील नहीं हुआ? जब लंजा ये क्वेश्चन कर रहा था अंकल लंजा को उसके बेडरूम पे लेकर आए एंड बेड पे बिठा दिया, बट लंजा स्टबर्नली खड़ा हो गया। ये देख के अंकल ने एक डिसअप्रूविंग साउंड किया और कहा, तुम्हें कहा था वो सब मत पीना, बट तुमने नहीं सुना। एंड वैसे भी मेरे साथ तुम एंड तुम्हारे भाई हैं, तो मैं कैसे अकेला फील कर सकता हूँ? तो लंजा ने पूछा, तो क्या आप हैप्पी थे? ठीक रहना एंड हैप्पी रहना सेम चीज़ नहीं है। लंजा एक्सट्रीमली ड्रंक था। उसे लग रहा था कि अंकल उसके आइस के सामने स्विम कर रहे हैं। लंजा को ऐसे देख के अंकल ने कहा, आज रात कोई कुछ ज़्यादा ही रिडिक्यूलस हो रहा है। हाँ, ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं। अंकल ने लंजा को बेड पे लेटा दिया। उन्होंने सारे लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया एंड देन वो भी लंजा के पास आकर बैठ गए। लंजा के आईज इतने हेवी थे कि वो ठीक से ओपन भी नहीं कर पा रहा था। अंकल ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो कुछ भी किया उससे मैं हैप्पी हूँ एंड अगर मुझे फिर से ये सब करना पड़े तो मैं फिर से करूँगा। ये बोलते हुए अंकल लंजा के हेड पे अपने हाथ को फहरा रहे थे, उसके हेयर में अपने हाथों को ब्रश कर रहे थे। वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जैसे वो लंजा के बचपन में किया करते थे। जब लंजा बचपन में सो नहीं पाता था तब अंकल उसके हेयर में ऑयल मसाज करते थे। लंजा ने कहा, बट मुझे सैड फील होता है। अंकल ने पूछा, क्यों? अब लंजा का विजन डार्क हो रहा था, बट फिर भी उसने कहा, ये वर्ल्ड कितना बड़ा है, पूरी जिंदगी अकेला रहना, ये सोचना भी कितना अनबियरेबल है। ये सुन के अंकल कुछ टाइम के लिए चुप थे एंड देन अंकल ने पूछा, किसने कहा तुम पूरी जिंदगी अकेले रहोगे? एक दिन ना एक दिन तुम भी किसी को ढूंढ लोगे, बिल्कुल अपने भाई की तरह। जैसे अंकल ने उसके भाई का नाम मेंशन किया, लंजा ने एक बिग स्माइल किया। वो सोच रहा था आज उसके भाई का बर्थडे है, आज वो कितना हैप्पी होगा, बट फिर भी लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा टाइटनेस फील हो रहा था। तो लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, अंकल मैं मेरे भाई की तरह ब्रेव नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझसे ये सब कहीं भी नहीं होगा। लंजा इतना ड्रंक था, इतना स्लीपी था कि उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि ये सुन के उसके अंकल का हाथ उसके हेयर में बिल्कुल फ्रीज हो गया है एंड लंजा सो गया एंड फ्लैशबैक ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रेखा से बाय।